हेलो दोस्तों, आज से हम लोग हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से गणित की एक नई शुरुआत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आगामी आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल इत्यादि परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गुणनखंड अर्थात अपवर्तक के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ा जाएगा। गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणनखंड वास्तव में होता क्या है। सबसे जीरो लेवल से देखा जाएगा, और हम लोग जब ये पढ़ा जा रहा है तो जीरो लेवल से ही उठाया जाएगा प्रश्न, और जीरो से लेवल से उठाकर हम लोग हाई लेवल तक के क्वेश्चनों में जाएंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड वास्तव में होता क्या है, तो गुणनखंड का डिफिनेशन देखा जाए तो गुणनखंड का डिफिनेशन होता है कि वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करें वे सभी संख्याएं दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हम कोई एक छोटी सी संख्या लिया जाए, जैसे हमने एक छोटी संख्या लिया 6, और हम 6 देखा जाए तो किससे कटेगा, तो सबसे पहले इसे काटा जाए तो यह 1 से कटेगा, 1 के बाद देखा जाए तो यह 2 से कटेगा, 2 के बाद देखा जाए तो यह 3 से कटेगा, 3 के बाद देखा जाए तो यह किससे कटेगा, 6 से कटेगा। उसी प्रकार से हम कोई दूसरी संख्या भी ले लिया, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 24 ले लिया, 24 देखा जाए किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 के बाद 2 से कटेगा, 2 के बाद 3 से कटेगा, 3 के बाद 4 से कटेगा, 4 के बाद देखा जाए तो यह 6 से कटेगा, 6 के बाद देखा जाए तो यह 8 से कटेगा, 8 के बाद देखा जाए तो यह 12 से कटेगा, 12 के बाद देखा जाए तो यह 24 से कटेगा। जैसे हमने दो संख्याओं के गुणनखंड लिखे हैं, कितनी संख्याओं के हम लोग गुणनखंड लिखे हैं, 2 संख्याओं के गुणनखंड लिखे हैं। तो इन दोनों संख्याओं में हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है तो संख्या के गुणनखंड में देख रहे हैं। जैसे हम 6 के गुणनखंड में देख रहे हैं, 1 शामिल है, 1 के साथ स्वयं संख्या भी शामिल है। उसी प्रकार से हम 24 के भी गुणनखंड में देखें, 1 के साथ हम देखा जा रहा है यहाँ 24 भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पर हम नोट में लिख लेंगे, क्या लिखा जाएगा नोट में, कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में एक और स्वयं वह संख्या शामिल होती है। ये तो हमारा यहाँ से होती है, यहाँ से तो हमारा पहला नोट निकला। यदि ऐसे हम एक दूसरा नोट भी देखा जाए तो दूसरा हमारा चीज यहाँ से क्या निकल कर आएगा, हम देख रहे हैं 6, तो 6 के कितने गुणनखंड निकल रहे हैं, तो देख रहे हैं 1 2 3 4। हम देख रहे हैं यहाँ 6 के कितने गुणनखंड हमें मिल रहे हैं, 4 गुणनखंड मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 4। उसी प्रकार हम 24 का देखा जाए तो कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के हमें कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, 8 गुणनखंड मिल रहे हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। तो यहाँ से हमें गुणनखंड के डिफिनेशन से हमें 2 बातें मिली। पहला हमें क्या मिल रहा है, किसी भी संख्या के गुणनखंड में एक और स्वयं वह संख्या शामिल होती है। कोई भी संख्या हो, वो छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके गुणनखंड में एक और स्वयं वह संख्या होगी। दूसरा हमें चीज यहाँ से क्या मिल रहा है, किसी भी संख्या के गुणनखंड में
उसके गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हमने 6 का देखा, 6 का गुणनखंड देख रहे हैं तो 6 के गुणनखंडों की संख्या 4 है। उसी प्रकार हम 24 के गुणनखंड निकाला गया तो 24 के गुणनखंडों की संख्या 8 है। जैसे हम कोई दूसरी संख्या ले लें, जैसे हमने एक दूसरी संख्या ले लिया 48, हम 48 का गुणनखंड करें तो 48 का गुणनखंड देखा जाए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के बाद यह 3 से कटेगा, 3 के बाद 4 से कटेगा, 4 के बाद 6 से कटेगा, 6 के बाद 8 से कटेगा, 8 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद देखा जाए तो 16 से कटेगा, 16 के बाद 24 से कटेगा, 24 के बाद 48 से कटेगा। तो हमें यहाँ पे देखा जाए 24 के कुल कितने गुणनखंड हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 48 के जो गुणनखंडों की संख्या है, टोटल गुणनखंडों की संख्या हमें कितनी मिली, 10 मिली। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। संख्या क्या होती है, इनकी निश्चित होती है। आगे हम चला देखा जाएगा, आगे यहाँ से हमें प्रश्न किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। हम प्रश्नों को देखा जाएगा कि हमारे एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न किस लेवल के बनते हैं, उन प्रश्नों को देखा जाए। तो उन प्रश्नों के बारे में देखा जाए तो पहला जो यहाँ से प्रश्न बनता है, पहला जो यहाँ से प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है गुणनखंड ज्ञात करना। पहला प्रश्न बनता है गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना। अब यहां से तो ये पहला प्रश्न हो गया। जैसे हमें बोल दे किसी भी संख्या का गुणनखंड, जैसे हमें कह दिया जाए 24 के गुणनखंड होंगे, हमें 24 के गुणनखंड निकालने होंगे। जैसे कह दिया 48 के गुणनखंड होंगे तो 48 के हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो दूसरा जो यहाँ से प्रश्न आता है वह हमें प्रश्न आता है गुणनखंडों, हमें आता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हमें दूसरा जो यहाँ से टाइप का प्रश्न बनता है वहां से हमें बनता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ से देखा जाए तो हमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला जो बनता है वह बनता है कुल गुणनखंडों की संख्या। जो यहाँ से पहला प्रश्न पूछा जाता है वह पहला प्रश्न होगा कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरा जो यहाँ से पूछा जाएगा वह पूछा जाता है विषम गुणनखंडों की संख्या। दूसरा जो यहाँ से हमें प्रश्न बनेगा वह पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। और जो यहाँ से हमें तीसरा प्रश्न बनता है उसमें पूछा जाता है कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है। और यहाँ से तो हमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला देखा जाए इसी में तीसरा जो हमें बनेगा, तीसरा हमें पूछता है गुणनखंडों का योग। तीसरा जो हमें प्रश्न बनेगा वह पूछा जाता है गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग यहाँ से भी देखा जाए तो हमें 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। यहाँ से भी टोटल हमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 3 प्रकार के। पहला यहाँ से प्रश्न बनता है कुल गुणनखंडों का योग। पहला जो हमारा प्रश्न बनेगा यहाँ से बनेगा कुल गुणनखंडों का योग। दूसरा जो हमारा प्रश्न बनेगा वह प्रश्न बनेगा विषम गुणनखंडों का योग। दूसरा जो हमारा प्रश्न बनेगा वह बनेगा विषम गुणनखंडों का योग। और यहाँ से जो हमारा तीसरा प्रश्न बनेगा वह बनेगा हमारा सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग बनेगा। तो यहाँ से भी हमारा गुणनखंडों के योग से भी देखा जाए तो गुणनखंडों के योग से भी हमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होगा कुल गुणनखंडों का योग, दूसरा पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों का योग, तीसरा पूछा जाएगा सम गुणनखंडों का योग। ये यहाँ से हुआ। इसी में चौथा पूछेगा गुणनखंडों का गुणनफल। चौथा जो यहाँ से प्रश्न बनता है वह बनेगा गुणनखंडों का गुणनफल। और यहाँ पे केवल यदि पूछा जाए एग्जाम में तो सभी गुणनखंडों का योग ही पूछता है। यहाँ पे सम और विषम गुणनखंडों का योग हमें एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो कभी तक पूछा नहीं गया। जो भी प्रश्न आया हुआ है वह आपके पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो ये हमारा चौथा हुआ। पांचवा देखा जाए तो पांचवा जो यहाँ से प्रश्न बनता है वह पूछा जाता है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण घन गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड। ये आपका हमें पूछ देगा किसी संख्या में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, या हमें पूछेगा कि किसी संख्या में कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे। इनकी क्या किया जाता है, हमें संख्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये देखा जाए तो यहाँ से गुणनखंड में हमें 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल कितने तरह के, 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है गुणनखंड ज्ञात करना।
किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा हमें इसी में पूछा जाएगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अब तीसरा टाइप देखा जाए तो इसमें पूछेगा गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों के योग को भी देखा जाए तो 3 टाइप में बांटा गया है। कुल गुणनखंडों का योग पूछा जाएगा, विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाएगा, सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए। चौथा टाइप देखा जाए तो यहाँ पे पूछेगा गुणनखंडों का गुणनफल। जैसे कह दिया जाए 16 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, या 48 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, या 25 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। चौथा टाइप देखा जाए तो हमें किसी संख्या के गुणनखंडों में पूछा जाता है कि उस संख्या में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है या पूर्ण घन गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वाले टाइप पर चलेंगे कि हमें गुणनखंडों कैसे निकालना है, गुणनखंड कैसे निकालना है, इसके बारे में देखा जाएगा। तो हमें जैसे कहा जाए कोई भी संख्या बोला जाए, जैसे हमें कहा गया कि संख्या 48 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 48 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने पहले आपको बताया था कि 48 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 यही होगा आपका। इन्हीं से तो हमारा 48 कटेगा, 1 से कटेगा, 1 के बाद 2 से कटेगा, 2 के बाद देखा जाए 3 से कटेगा, 3 के बाद 4 से कटेगा, 4 के बाद 6 से, 6 के बाद 8 से, 8 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद 16 से कटेगा, 16 के बाद 24 से कटेगा, 24 के बाद 48 से करेगा। यदि आपको टेबल याद है तो आप आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि आपको टेबल ना याद हो तो दूसरा तरीका हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, दूसरा जो इसका प्रोसेस होगा निकालने का, तो हमें पता है कि कोई भी संख्या 1 से कटती है, 1 के साथ वह स्वयं से कटती है। तो सबसे पहले यह संख्या जो कटेगी हमारी किससे कटेगी, 1 से। तो 1 से कितने बार में कटेगी, तो 1 से कितने बार में कटेगी, 48 बार में। कितने बार में, 48 से। अब इसके बाद हम देखा जाए किससे कटेगा, 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौका 8, 24 बार में कटा। उसके बाद देखा जाए किससे कटेगा, 3 से। तो हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18। इसके बाद देखा जाए ये 4 से कटेगा, 4 से 4 एकम 4, 4 दूना के 8। उसके बाद देखा जाए तो ये 6 से कटेगा, 6 से कितने बार में कटेगा, 6 बटे 48। अब 6 के बाद देखा जाए तो किससे कटेगा, 8 से। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये जो लास्ट में गुणनफल आ गया है, कैसा गुणनफल आ गया, क्रमागत गुणनखंड आ गया। कैसा गुणनखंड आया है, क्रमागत आपका गुणनखंड आया है, क्योंकि 6 के बाद जो अगला गुणनखंड होगा 8 होगा। जब ये दोनों क्रमागत आ गए तो आप यहाँ देख रहे हैं गुणनखंडों के 2 साइड हुए, और ये दोनों साइड वाले को पूरा लिखा जाए तो यही क्या होंगे, 48 के गुणनखंड। जैसे हम देखा जाए 48 गुणनखंड में 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 4 है, यहाँ भी 4 है। इसके बाद 6 तो 6, इसके बाद देखा जाए 8, 8 के बाद पुनः 12, 12 के बाद देखा जाए 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 48। हम देख रहे हैं सारी संख्याएं शामिल हैं। तो दूसरा जो प्रोसेस होगा हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसमें हमें करना क्या है, हम एक तरफ की संख्याओं से भाग दें। एक तरफ की संख्याओं का अर्थ हुआ कि हम छोटी छोटी संख्याओं से बढ़ते क्रम में भाग दें। छोटे छोटे गुणनखंड मिलेंगे, उनके साथ में दूसरे तरफ उनके बड़े बड़े वाले गुणनखंड हमें क्या होंगे, प्राप्त होते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे हमें कह दिया जाए कि 180 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जैसे में कह दिया जाए कि 180 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हमें 180 का गुणनखंड लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले किससे कटेगा, 1 से। 1 से यह कितने बार में कटेगा, 180 बार में। पुनः किससे, 2 से भी तो कट जाएगा, हम 2 से भी काटेंगे, 2 से ये कितने बार में कटेगा, 90 बार में। 2 के बाद देखा जाए 3 से भी कटेगा, तो 3 से कितने बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। आगे देखा है क्या, 4 से कटेगा, तो 4 से भी कट जाएगा क्योंकि 80 है और 20 चौका 80। तो यहाँ 4 से भी कटेगा, तो 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। 5 से भी काटेंगे, देख रहे हैं इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो 5 से भी कटेगा, तो यह 5 से भी काटेंगे, 5 से कितने बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। 5 के बाद देखा जाए 6 से भी कटेगा, तो 6 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। 6 के बाद देखा जाए दूसरी संख्या, 6 के बाद यह 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 9 से। और 9 से यह कितने बार में कटेगा, 20 बार में। आगे देखा जाए 10 से भी कटेगा, और 10 से काटेंगे तो कितने बार में, 18 बार में कटेगा। 10 के बाद देखा जाए 11 से तो कटेगा नहीं, 11 के बाद देखा जाए तो ये 12 से कटेगा।
12 से क्या होगा कटेगा, 12 एकम 12, 12 पचे 60, 15 बार में क्या हुआ कटा। अब 12 के बाद देखा जाए 13 से कटेगा नहीं, 14 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 15 से। तो यह देख रहे हैं हमें क्रमागत मिला, क्रमागत मिल गया। तो यही हमारे क्या होंगे 180 के गुणनखंड होंगे, 180 के क्या होंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 9 10 12 15 18 20 30 36 45 60 90 180। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे एग्जाम में हमें क्या करेगा, एग्जाम में हमें बोल देगा, जैसे हमें एक प्रश्न, जैसे हम लोग यहाँ से एक प्रश्न लिया जाएगा, एग्जाम में कह देगा संख्या, कह देगा संख्या 72 का गुणनखंड है, संख्या 72 का गुणनखंड होगा, संख्या 72 का गुणनखंड होगा। और हमें एग्जाम में क्या करेगा 4 विकल्प देंगे, कितने विकल्प देंगे 4 विकल्प दे दिया जाएगा। और 4 विकल्प में मैं पूछेगा संख्या 72 का गुणनखंड क्या है। जैसे पहले विकल्प दे देगा 1 2 3 6 8 9 12, 12 के बाद हमें लिख देगा 24 36 72। जैसे दूसरा विकल्प दे दे हमें 1 2 4 6 9 12, 12 के बाद हमें दे दे 24 36 और 36 72। हमें तीसरा ऑप्शन दे दे 1 2 3 4 4 6 8 8 9 12, 12 इसके बाद हमें दे दे आपका 12 के बाद दे दे 18, 18 के बाद हमें दे दे 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 72। और चौथा विकल्प हमें दे दे 1 2 3 4 6 8 9 12, 12 के बाद 18 24 36 48 72। ये हमें 4 विकल्प दे दिया। ऐसे ही हमें क्या करेगा प्रश्न देगा और पूछेगा कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो सबसे पहले हम 72 का गुणनखंड निकाला जाएगा कि वास्तव में 72 का गुणनखंड होता क्या है, 72 कटेगा किससे। तो हम देख लिए जब 72 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 72 पहले 1 से कटेगा, 1 से कितने बार में 72 बार में, फिर किससे कटेगा 2 से कितने बार में 36 बार में, 3 से काटा जाएगा कितने बार में कटेगा 24 बार में, 4 से काटा जाए कितने बार में कटेगा 18 बार में, 6 से काटा जाए तो कितने बार में कटेगा 12 बार में। उसी प्रकार से 6 के बाद देखा जाए 8 से काटेंगे, 8 से कितने बार में कटेगा 9 बार में देखा कटेगा। और ये देख रहे हैं 8 और 9 कैसे गुणनखंड हो गए क्रमागत, क्योंकि 8 के बाद किससे कटेगा 9 से। एक साइड का मिला दूसरा साइड वाला मिल गया। अब देखा जाए कि यह किसमें शामिल है, यह जो गुणनखंड है किसमें शामिल है। तो हम पहला वाला देखा जाए 1 2 3, 2 3, 3 के बाद क्या लिखा है 6, क्या इसमें 4 लिखा है, इसमें 4 नहीं लिखा है। जब इसमें 4 नहीं लिखा है तो पहला वाला विकल्प हमारा क्या होगा गलत होगा। अब दूसरे वाले विकल्प को चेक किया जाए। दूसरे वाले विकल्प में देख रहे हैं 1 2 4, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे किसको भूल गया है 3 को भूल गया है। जब 3 को भूल गया तो ए वाला विकल्प भी हमारा क्या होगा गलत होगा। हम तीसरे वाले विकल्प को देखा जाए 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, 6 लिखा गया, 8 लिखा गया, 9 लिखा गया, 12 लिखा गया, 18 लिखा गया, 24 लिखा गया, 36 लिखा गया, 72 लिखा गया। यही तो 72 के गुणनखंड है। और 72 के गुणनखंड में देख रहे हैं जो तीसरा वाला विकल्प लिखा गया है, तीसरे वाले विकल्प में सभी गुणनखंडों को लिखा गया है। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा क्या होगा सही होगा। हम चौथे वाले विकल्प को देखा जाए तो चौथे वाले विकल्प में देखा जाए ये आपका 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 48 72, क्या कहीं 48 इसके गुणनखंड में मिला है? इसके गुणनखंड में हमें कहीं भी 48 नहीं मिला है। जब 48 नहीं मिला है तो इसका गुणनखंड क्या होगा 48 नहीं होगा। इसलिए जो चौथा वाला हमारा ऑप्शन है वो आपका क्या होगा गलत होगा। ये तो हमारा हुआ पहला वाला प्रश्न, यानी पहले टाइप से हमारा प्रश्न हुआ। तो इसमें हमें इसी प्रकार के प्रश्न देते हैं और विकल्प हमें 4 देंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड हमें पूछेगा निम्न में से 15 के गुणनखंड होंगे या निम्न में से 18 के गुणनखंड होंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछ के हमें 4 विकल्प देते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला टाइप। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले टाइप पे। दूसरे वाले टाइप से हमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरे वाले टाइप में हमने आपको बताया था क्या, दूसरे वाले टाइप में हमने बताया था कि हमें पूछता है गुणनखंडों की संख्या। और गुणनखंडों की जो संख्या पूछता है 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। गुणनखंडों की संख्या से हमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो जैसे हमें कह दिया जाए, जैसे हम लोग एक प्रश्न लिया जाए, हम एक प्रश्न लिया जाएगा, उस प्रश्न में हम तीनों गुणनखंडों को देखेंगे।
कुल गुणनखंडों को भी देखा जाएगा, सम गुणनखंड को भी देखेंगे और विषम गुणनखंड को। जैसे मैं कह दिया जाए संख्या 150, संख्या 150 के कुल कितने गुणनखंड, फिर इसके बाद हमें कहे कुल कितने गुणनखंड, उसके बाद बोला जाए विषम गुणनखंड एवं कुल सम गुणनखंड होंगे। तो यहां से हम इसे लगाने के दो प्रोसेस देखेंगे। पहला प्रोसेस तो हमारा वही होगा जैसे हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे। जैसे हमें 150 का गुणनखंड निकालना है तो 150 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 1 से काटेंगे, और यह 1 से कितने बार में कटा, 150 बार में। कितने बार में कटा, 150 बार में। पुनः हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 75 बार में। पुनः 3 से काटेंगे कितने बार में, 50 बार में। 4 से तो कटेगा नहीं। आगे हम 5 से काटेंगे तो 5 से कितने बार में कटेगा, 30 बार में। 5 के बाद इसे काटा जाए 6 से तो 6 से भी कट जाएगा, 25 छक्का कितना होता है, 150। और 6 के बाद देखा जाए 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 10 से कटेगा। और 10 से कटेगा तो कितने बार में, 15 बार में। और इसके बाद देखा जाए न 12 से कटेगा, न 13, न 14, किससे कटेगा, 15 से। तो 10 के बाद अगला जो विभाजित करने वाला वो क्या है, 15 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रमागत वाला मिला। जब क्रमागत वाला मिला तो इससे हम देख ले कि एक साइड वाला मिला तो इसके विपरीत साइड वाले भी मिल गए, विपरीत साइड वाले भी क्या हुए, मिल गए। तो ये तो हमने 150 के क्या किया, गुणनखंड निकाला। अब इसमें जो प्रश्न आया, हमें पहला प्रश्न पूछा है कुल कितने गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड हमें निकालना है तो यहां से हम लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की हम संख्या देखा जाए तो हम गिना जाए, यहां से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने गुणनखंड है, 150 के 12 गुणनखंड है। अब दूसरा हमें इसमें पूछेगा कुल विषम गुणनखंड। हमें क्या पूछेगा, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। हम इसकी संख्या देखेंगे तो विषम संख्या के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वे संख्या जिनके इकाई अंक क्रमशः 1 3 5 7 तथा 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें यह एक विषम संख्या है। 1 के बाद अगली विषम संख्या देखा जाए 3 है। 3 के बाद अगली विषम संख्या हमारी 5 है। 5 के बाद अगली विषम संख्या हमारी 15। 15 के बाद देखा जाए तो अगली विषम संख्या हमारी क्या है, 25। और 25 के बाद अगली विषम संख्या देखा जाए हमारी क्या है, 75 है। कौन सी संख्या है, 75। तो कितने विषम गुणनखंड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो विषम गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हुए, 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां से कुल विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी क्या होगी, 6 होगी। अब हमें तीसरा इसमें पूछा गया है कुल सम गुणनखंड। कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है। तो सम संख्या के बारे में आप लोगों को पता ही है कि सम संख्या कहते हैं किसे, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पे क्रमशः 2 4 6 8 तथा 0 प्राप्त, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह 2 सम संख्या है। 2 के बाद अगला सम संख्या देखा जाए 6 है। 6 के बाद देखा जाए 10 है। 10 के बाद देखा जाए 30 है। 30 के बाद क्या है, 50 है। 50 के बाद क्या है, 150। तो कुल कितने सम गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 6। तो सम गुणनखंड कितने हुए, 6 हुए। तो हम देख रहे हैं संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 हुई। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 6 हुई। और कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। ये तो हमारा पहला तरीका हुआ एक लगाने का। ये तो हमारा पहला तरीका हुआ लगाने का। एक इसके अलावा एक और हम लोग तरीका देखेंगे और उस तरीके से हम देखा जाए तो सारे सवाल को लगाएंगे। कैसे लगाया जाएगा, तो दूसरा वाला तरीका देखा जाए। ये तो हमारा पहला तरीका हुआ, पहले वाले तरीकों को हम मिटा दे रहे हैं। बस एक चीज हमें नोट कर ले, यहां से हमें कुल गुणनखंड कितने मिले हैं, 12। कुल विषम कितने मिले हैं, 6। और सम कितने मिले हैं, 6। हम देख रहे हैं यहाँ से सम गुणनखंड 6 हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड 6 हैं। और कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं, 12। ये तो हमारा पहला प्रोसेस हुआ जिससे हम गुणनखंड निकाल रहे थे। गुणनखंड हमने बताया था कि आप कैसे गुणनखंड निकालते, उस गुणनखंड के बारे में देखा गया, वहां से हमने इनकी संख्या निकाल लिया।
अब दूसरा वाला हम प्रोसेस देखेंगे। दूसरा वाले प्रोसेस में हम करेंगे क्या? दूसरे वाले प्रोसेस में सबसे पहले जो संख्या होगी, सबसे पहले जो हमारा दूसरा होगा लगाने का तरीका इस सवाल को, और एग्जाम में हम इसी तरीके का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। गलतियां क्या होती हैं? हमें टेबल याद नहीं रहते हैं। यदि आपको टेबल याद है तो ये भी आपका आसान है, ये भी क्या होगा? आपका आसान होगा। यदि आपको टेबल ना याद हो सकता है किसी का टेबल भूल गए, हो सकता है किसी का टेबल भूल गए, और गुणनखंडों की जो संख्या होगी वहां से आपकी क्या होगी? गलत आने लगेगी। तो एग्जाम में देखा जाए तो ये जो दूसरी वाली विधि है, इसका प्रयोग बहुत ही आसान सा है और बहुत ही आसानी से हम समझ भी सकते हैं। और कैसे दूसरे वाली विधि? दूसरे वाले के लिए सबसे पहले कुछ बातें होती हैं, उन नोट होते हैं। तो सबसे पहले उन नोट के बारे में हम लोग देखेंगे। हमें करना क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? कोई भी संख्या हो, जो संख्या दी गई हो, कोई संख्या लिखी गई हो, जैसे जो संख्या दी गई हो, 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 उसका अभाज्य गुणनखंड करके, उसका अभाज्य गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके उस गुणनखंड को घात के रूप में, उस गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। जैसे हम लोग अभी कौन सा संख्या लिया था? 150। हम 150 का अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते ही हैं कि संख्याओं का ऐसा गुणनफल, संख्याओं के ऐसा गुणनफल जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं शामिल हो। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और हमें कुछ अभाज्य संख्याएं, जैसे कहा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्या होती है। यदि वे 25 अभाज्य संख्या हमें याद है तो यहाँ से कोई भी हम सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर में या कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न दे तो उससे बड़ा गुणनखंड हमें नहीं देगा। तो 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या देखा जाए तो 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 के बाद देखा जाए तो 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, इसके बाद 67, 71, 71 के बाद 73, 71 के बाद 73, 73 के बाद देखा जाए 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद क्या होता है? 97। तो 1 से 100 तक जो होती है वो 100 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। और ये 25 अभाज्य संख्या है, हमें याद हो गई तो कोई भी एग्जाम, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हमें पूछा जाता है कि यहाँ से कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, या 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या योग होगा। तो 1 से 100 तक की हमें अभाज्य संख्या आनी चाहिए। और ये कितनी संख्या है? केवल 25 ही संख्याएं तो हैं। इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, याद भी हो जाएंगे। कौन कौन सी संख्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो एक तरह से ये भी देखा जाए, यहाँ से हमें क्वेश्चन भी बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हम थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में भी यहाँ देख लें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ अभाज्य संख्या है। सम संख्या के साथ क्या है? अभाज्य संख्या। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वह 3 है। आगे हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जब हम लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पढ़ा जाएगा। तो यहाँ से इसके डिटेल के बारे में पढ़ा जाएगा कि भाज्य संख्या वास्तव में होती क्या है, अभाज्य संख्याएं वास्तव में होती क्या है, उनसे हमारे क्या क्या फैक्ट निकलते हैं, उनसे हमारे क्या क्या
फैक्ट निकलते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जिस दिन हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ा जाएगा उस दिन इसके बारे में हम लोग देखा जाएगा। जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम करते क्या, सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं और सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं। यदि छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित हुई तो उससे विभाजित करेंगे, नहीं विभाजित हुई तो उससे अगली जो अभाज्य संख्या हम उससे काटेंगे। तो हम देखा जाए इसका इकाई अंक 0 है तो 2 से आसानी से कट जाएगा, क्योंकि जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 वो सभी संख्याएं 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। हम 2 से काटा जाए तो 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, कितने बार में कट गया, 75 बार में। अब देखा जाए क्या यह 2 से कटेगा, 2 से कटने के लिए इकाई अंक क्या चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0 चाहिए, और इसका इकाई अंक है क्या, 5। तो यह 2 से तो अब कटेगा नहीं। तो अगली अभाज्य संख्या हम देख रहे हैं, अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 3 है, और हम 3 से काटेंगे तो देखिए 7, 5, 12। 3 के विभाजिता का नियम होता है यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम देख रहे हैं 7, 5, 12, 3 चौका 12 कट गया, तो यह संख्या 3 से भी कटेगी। तो 3 से काटा जाए तो 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, कितने बार में कटा, 25 बार में कटा। कितने बार में कटा, 25 बार में कट गया। अब पुनः देखा जाए 5, 2, 7, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब 3 के बाद अगली हमारी अभाज्य संख्या 5, और 5 से काटेंगे तो देखिए 5 पचे 25, फिर पुनः 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5। यह क्या हुआ, 150 का अभाज्य गुणनखंड। और इस अभाज्य गुणनखंड को हमें क्या करना होता है, घात के रूप में लिखना होता है। तो घात क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या में जितने बार गुणा किया जाए, किसी संख्या का उसी संख्या में जितने बार गुणा किया जाए वही घात कहलाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले 2 है, 2 कितने बार है, 1 बार, तो इसकी घात कितनी होगी, 1। उसी प्रकार से 3 को देखा जाए तो 3 कितने बार है, 1 बार, तो इसकी घात कितनी होगी, 1। उसी प्रकार से 5 देखा जाए कितने बार है, 2 बार, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, हमारा गुणनखंड हुआ। तो हमने पहला चीज क्या लिखा गया, जो संख्या या जो संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई हो उसका अभाज्य गुणनखंड करके उस गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, घात के रूप में। देखिए हमें संख्या दी गई थी 150, और 150 को हमने अभाज्य गुणनखंड करके घात के रूप में लिखा गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। हम यहाँ इसे ऊपर लिख दे रहे हैं, ये ऊपर लिख दिया जाए तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर क्या होगा, 2 होगा। 5 के पावर क्या होगा, 2 होगा। ये तो हमारा हुआ पहला स्टेप था। अब दूसरे वाले स्टेप में, अब हम दूसरे वाले स्टेप पर चलते हैं, इसे मिटा दिया जा रहा है। अब हम लोग दूसरे वाले स्टेप में करेंगे क्या, अब दूसरे वाले स्टेप में हमें दूसरे वाले स्टेप में अगला पॉइंट देखा जाए। ये तो पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट देखा जाए। अब दूसरा पॉइंट में हमें कहेगा क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, संख्या घातों में क्या होता है, संख्या के घातों में, संख्या के घातों में, संख्या के घातों में एक जोड़कर, संख्या के घातों में एक जोड़कर गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड प्राप्त होते हैं, कुल गुणनखंड प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। यही हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है संख्या के घातों में एक जोड़कर गुणा करने पर कुल गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले 150 का अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें यहाँ 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2, हमें 3 अलग अलग संख्याएं मिली है, उनकी अलग अलग घात मिली है। तो हमें क्या करना है, कुल गुणनखंड देख लिया जाए, यहाँ से हमें कुल गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना है। तो कुल गुणनखंड के लिए हमें करना क्या, इनके घातों में एक जोड़कर गुणा करना है। हम देख रहे हैं 2 की घात कितनी है, 1, तो इस घात में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 1। अब क्या करना है, गुणा, तो गुणे, फिर अगली घात हमारी अभाज्य संख्या है 3, और 3 की घात कितनी है, 1। इस घात में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 1। उसी प्रकार से अगला है 5, तो 5 की घात कितनी है, 2, और इस 2 में भी कितना जोड़ेंगे, 1, और 1 जोड़कर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम तो जोड़ेंगे तो 1 1 2 गुणे, यहाँ भी जोड़ेंगे 1 1 2 गुणे, यहाँ भी जोड़ेंगे 2 1 3, 2 1 कितना होगा, 3। अब गुणा कर दिया, 2 दूना के 4 4 12,
तो कुल कितने गुणनखंड मिले? 12 गुणनखंड मिले। और देखिए हमने पहले वाले तरीका से भी निकाला गया था, तो कुल कितने गुणनखंड आए थे? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो यहाँ पे भी हमें कुल कितने गुणनखंड मिले? 12 गुणनखंड मिले। कितने गुणनखंड मिल गए? 12 गुणनखंड मिले। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग तीसरे वाले पॉइंट पर चलेंगे। तो तीसरे वाले पॉइंट में देखा जाए, हम पुनः एक उदाहरण लिया जाएगा, पुनः सभी को एक साथ देखा जाएगा। अब हम तीसरा वाला लें। तीसरा वाला में संख्या के, हमें तीसरे वाले में विषम संख्याओं के घात में, विषम संख्याओं के घात में, विषम संख्याओं के घात में एक जोड़कर गुणा करने पर कुल विषम गुणनखंड प्राप्त होते हैं। कुल विषम गुणनखंड प्राप्त होते हैं। गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब तीसरे वाले पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? तीसरे वाले नोट में देखा जाए तो इसमें बोला गया विषम संख्याओं के घात में एक जोड़कर, किसके घात में? विषम संख्याओं के घात में एक जोड़कर उनका गुणा किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या होगा? कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। जैसा हमें यहाँ निकालना क्या है? कुल विषम गुणनखंड। तो चलिए निकाला जाए। हमें क्या ज्ञात करना है? कुल विषम गुणनखंड। कुल विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कुल विषम गुणनखंड के लिए हमें किसके घात में? विषम संख्या के घात में। क्या ये दो विषम संख्या है? नहीं है। तो अगली विषम संख्या हमारी क्या है? विषम संख्या पहले हमारी क्या है? 3, और 3 की घात कितनी है? 1। तो 1 में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 1 गुणे। अगली विषम संख्या क्या है? 5, और 5 में 5 की घात कितनी है? 2। 2 में कितना जोड़ेंगे? 1, और यह जोड़कर गुणा करेंगे तो 1 1 2 2 1 3, और ये गुणा कर देंगे 3 दूना के 6। 3 दूना के कितना होगा? 6 होगा। तो कुल विषम गुणनखंड कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। कुल विषम गुणनखंड कितने मिलेंगे? 6 मिल जाएंगे। तो यहाँ से विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चलिए हम लोग अब चौथे वाले स्टेप पर चलते हैं। चौथा वाला स्टेप हमारा क्या कह रहा है? हम इसे मिटा दे रहे हैं। चौथे वाले स्टेप पर चलेंगे। अब चौथे वाले स्टेप में हमारा है सम संख्या के बारे में। तो सम संख्याओं, हमें सम संख्या के घात में, सम संख्या के घात में शून्य एवं विषम संख्याओं के घात में, विषम संख्याओं के घात में एक जोड़कर गुणा करने पर कुल सम गुणनखंड प्राप्त होते हैं। सम गुणनखंड प्राप्त होते हैं। कौन से गुणनखंड? हम सम संख्या के घात में 0 एवं विषम संख्याओं के घात में 1 जोड़कर इनका हम गुणा करेंगे तो हमें कैसे गुणनखंड प्राप्त होंगे? सम गुणनखंड प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? सम गुणनखंड प्राप्त होंगे। जैसे हम लोग देखा जाए, यहाँ पे हम लोग देखा जाए, हमें क्या निकालना है? सम गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं सम संख्या की घात कितनी है? 1। हमें क्या निकालना है? सम गुणनखंड निकालना है। हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या बताया था? सम संख्या के घात में कितना? 0। हम 1 में 0 जोड़ दिया गया गुणे। अगला क्या? विषम संख्या के घात में कितना जोड़ना है? 1। हम यहाँ पर 1 + 1 कर दे। अगला क्या है? विषम संख्या के घात में 1, तो अगली घात 2 है। 2 में कितना जोड़ेंगे? 1। और यह देखिए जोड़ा जाए, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 2 1 2, 2 3 6। कितने सम गुणनखंड होंगे? 6 सम गुणनखंड होंगे। कितने सम गुणनखंड हो जाएंगे? 6 सम गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, हमें करना क्या होता है? दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके उस गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें यही है कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखें। घात के रूप में लिखने के बाद अब पहला जो हमारा यहाँ से प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आता है कुल गुणनखंडों की
संख्या ज्ञात करना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, संख्या के घात में एक जोड़कर, संख्या के घात में एक जोड़कर गुणा करते हैं। संख्या के घात में एक जोड़कर गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही गुणनफल हमारा क्या होता है, कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। अब अगला हमें क्या बोलेगा, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के लिए हमें क्या करना है, विषम संख्याओं के घात में एक जोड़कर विषम गुणनखंड निकालना है। तो विषम संख्याओं के घात में एक जोड़कर गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या होती है। तीसरा हमारा क्या, अगला देखा जाए, अगला है सम संख्या के घात में 0, सम संख्या के घात में 0 एवं विषम संख्याओं के घात में एक जोड़कर गुणा करने पर सम गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहले वाले प्रोसेस से भी हमने गुणनखंड निकाला था, तो हमारे यहाँ 150 के जो गुणनखंड मिले थे, कुल गुणनखंड 12 मिले थे, सम गुणनखंड 6 मिले थे, विषम गुणनखंड सम मिले थे। दूसरे वाले तरीका से भी हमने लगाया था, तो वहां से भी हमें कुल गुणनखंड 12 मिले, सम वाले 6 मिले, विषम वाले 6 मिले। चलिए हम एक सवाल और इस पे ले लिया जाए, एक सवाल इस पे हम लोग और लिया जाए। जैसे हमें एक संख्या बोल दिया जाए, कोई संख्या, जैसे हमें कह दिया जाए संख्या 84, जैसे कह दिया जाए 84, हमें एक संख्या बोला है 84। अब 84 के कह दिया कुल गुणनखंड कितने होंगे, या 84 के कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, या 84 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर हम तेजी के साथ दोनों प्रोसेस को देख लेंगे। पहला प्रोसेस हमने बताया था ये 84 है, तो 84 को हम काटा जाए, पहले 1 से काटेंगे 84 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार में, 42 बार में, 3 से काटेंगे कितने बार में, 28 बार में, 4 से काटेंगे कितने बार में, 21 बार में, 5 से कटेगा नहीं, 6 से काटेंगे कितने बार में, 14 बार में, 7 से काटेंगे कितने बार में, 12 बार में, 7 के बाद देखा जाए तो ये 12 से ही कटेगा, ये 12 से ही कटेगा, तो ये हमें क्रमागत मिल गया। अब क्योंकि 7 के बाद 12 से कटा, एक साइड का मिला, दूसरे साइड का मिल गया। चलिए हम इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं, दूसरे वाले तरीके पर हम यहीं देख लिया जाए। दूसरे वाले तरीके से देखा जाए तो हमने बताया था सबसे पहले हम लोग 84 का गुणनखंड करेंगे। अब 84 का गुणनखंड हम किस प्रकार से करते हैं, गुणनखंड चलिए देख लिया जाए। यहाँ से हम 84 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 42 होगा, 2 से काटेंगे 21 होगा, अब 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे 7 होगा, फिर 7 से काटेंगे 1 होगा, यही ना होगा गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड को हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 2 का कितने बार गुणा है, 2 बार, 2 बार गुणा है तो 2 के पावर 2। यहाँ देखा जाए 3 का कितने बार है, 1 बार, तो इसे लिखेंगे 3 के पावर 1। 7 का कितने बार गुणा है, 1 बार, तो इसे क्या लिखेंगे, 7 के पावर 1 लिखेंगे। ये हमने क्या किया, 84 के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखा। अब हमें यहाँ पूछेगा पहला कुल गुणनखंडों की संख्या, हमें क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने बताया था कि घात में एक जोड़कर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं घात कितनी है, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ घात कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ घात कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और ये गुणा कर देंगे 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। कितने गुणनखंड होंगे 84 के, कुल 12 गुणनखंड होंगे। अब हम यहाँ से भी देख ले क्या ये 12 है कि नहीं, तो यहाँ से गिना जाए 1 2 3 4 5 6, एक साइड 6, एक साइड 6, तो दूसरे साइड भी कितने 6, तो 6 दूना के 12, कुल कितने गुणनखंड है 12, दोनों से आ गया 12। चलिए अब हम लोग दूसरा देख लिया जाए, कुल विषम गुणनखंड। क्या निकाला जाए, कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकाला जाए। तो कुल विषम गुणनखंडों की हम लोग संख्या निकालेंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने बताया था कि घात में एक जोड़कर गुणा करने पर, विषम संख्या के घात में 1 जोड़कर गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ विषम संख्या कौन कौन सी है, 3 और 7। तो 3 की घात कितनी है, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2। 7 की घात कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 2 दूना के 4, 2 दूना के कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, 4। चलिए गिन लिया जाए कौन कौन से विषम है। यहाँ देखा जाए, यहाँ पे विषम गुणनखंड 1 है, 1 के बाद कितना है, 3 है, 3 के बाद कितना है, 7, और 7 के बाद कितना है, 21। क्या इनके अलावा और कोई विषम गुणनखंड है, नहीं है। तो हम कितने गुणनखंड मिले, 1 2 3 4, और यहाँ भी कितने आए हुए हैं, 4 आए हुए हैं। अब तीसरा में यहाँ से क्या पूछ लेगा, कुल सम गुणनखंड। क्या पूछेगा, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। हमें पूछेगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की हम लोग संख्या निकालेंगे। तो हमने सम गुणनखंडों की संख्या के लिए बताया था
सम संख्या के घात में 0, और 2 में हम 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। विषम संख्या के घात में कितना, 1, तो यहाँ घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ भी घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और ये गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो कुल कितने सम गुणनखंड मिले, 8। चलिए यहाँ से भी गिन लिया जाए कितने सम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8। हम यहाँ भी देखे 8 और यहाँ भी क्या हुआ, 8। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं।